सूरज अपनी बहन काव्या की शादी को लेकर बेहद खुश था। उसने अपनी तरफ से हर इंतजाम किया था ताकि उसकी बहन की नई जिंदगी किसी भी तरह की परेशानी से दूर रहे। उसके लिए यह सिर्फ शादी नहीं थी, बल्कि अपनी बहन के भविष्य की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। दूसरी तरफ ईशा के मन में लगातार बेचैनी बढ़ती जा रही थी। न जाने क्यों दूल्हे का चेहरा देखकर उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। उसने कई बार सूरज से कहा कि एक बार फिर लड़के के बारे में पूरी जांच कर ली जाए, लेकिन सूरज को पूरा भरोसा था कि उसका फैसला गलत नहीं हो सकता। उधर बंटी और रिया अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। दोनों शादी की तैयारियों के बीच कुछ पल अकेले बिताने का मौका निकाल लेते हैं। हाथों में आइसक्रीम लिए दोनों आने वाले कल के सपने देख रहे थे। रिया मुस्कुराकर बोली, जब हमारी शादी होगी ना, तब भी ऐसा ही माहौल होगा। बंटी हंस पड़ा, उससे भी अच्छा होगा, क्योंकि उस दिन मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। रिया की आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उसे लग रहा था कि अब उनकी जिंदगी में कोई मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन उसी समय बंटी का फोन बज उठा। फोन दादा भाई के सबसे भरोसेमंद मुखबिर का था। कॉल उठाते ही बंटी के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज आई, जिस लड़के से आज काव्या की शादी होने जा रही है, वह कोई शरीफ इंसान नहीं है। वह लड़कियों की तस्करी करने वाले गैंग का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। ये सुनते ही बंटी के पैरों तले जमीन खिसक गई। मुखबिर ने आगे बताया, उसने पहले भी कई लड़कियों से शादी की। कुछ महीनों बाद वे सभी रहस्यमय तरीके से गायब हो गईं। बाद में पता चला कि उन्हें विदेश में बेच दिया गया था। इस बार उसका अगला निशाना काव्या है। फोन कटते ही बंटी कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गया। रिया ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? बंटी ने पूरी सच्चाई बता दी। रिया के चेहरे का रंग उड़ गया। दोनों ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वे सीधे मंडप की तरफ दौड़ पड़े। उधर पंडित जी शादी की अगली रस्म शुरू करवाने ही वाले थे। बंटी ने भीड़ के बीच जाकर सूरज का हाथ पकड़ लिया। भैया, अभी मेरे साथ आइए, बहुत जरूरी बात है। सूरज पहले तो हैरान हुआ, लेकिन बंटी की घबराहट देखकर वह तुरंत उसके साथ बाहर आ गया। जैसे ही दोनों अकेले हुए, बंटी ने अपने मोबाइल में मौजूद सारी जानकारी सूरज को दिखा दी। फर्जी पहचान, पुराने केस, अवैध कारोबार और उन लड़कियों की तस्वीरें जिनकी जिंदगी उस दरिंदे ने बर्बाद कर दी थी। हर सबूत देखने के साथ सूरज का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। जिस इंसान को उसने अपनी बहन का हमसफर चुना था, वह तो हैवान निकला। सूरज ने बिना एक पल गंवाए फैसला कर लिया। वह तेज कदमों से मंडप में पहुंचा। सभी मेहमान हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। सूरज ने सबके सामने दूल्हे का हाथ पकड़ लिया। यह शादी यहीं खत्म होती है। पूरा मंडप सन्न रह गया। दूल्हे ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन सूरज ने उसके सारे काले कारनामे सबके सामने खोलकर रख दिए। ईशा ने तुरंत पुलिस को बुलाया। कुछ ही मिनटों में पुलिस वहां पहुंची और उस अपराधी को हथकड़ी पहनाकर अपने साथ ले गई। काव्या की जिंदगी तो बच गई, लेकिन अब एक नई समस्या सामने खड़ी थी। रिश्ता टूट चुका था। मेहमानों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। अब कौन करेगा इससे शादी? आज मंडप से रिश्ता टूट गया है। अब इसकी दूसरी शादी होना आसान नहीं होगा। ये बातें सुनकर ताई माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें डर था कि समाज अब काव्या को कभी स्वीकार नहीं करेगा। तभी सूरज ने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने भीड़ में खड़े बंटी की तरफ देखा और उसका हाथ पकड़कर सीधे काव्या के पास ले आया। अगर मेरी बहन की जिंदगी बचानी है, तो आज इसी मंडप में इसकी शादी होगी। यह सुनकर बंटी के होश उड़ गए। उसे समझ ही नहीं आया कि अचानक यह सब कैसे हो गया। लेकिन उससे भी बड़ा झटका किसी और को लगा था। रिया, जो कुछ देर पहले तक अपनी शादी के सपने देख रही थी, अब अपनी आंखों के सामने उसी इंसान को किसी और के साथ मंडप में खड़ा देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने प्यार को बचाए या अपनी बहन जैसी काव्या की जिंदगी। अगर आपको कहानी में आया ये जबरदस्त ट्विस्ट पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि सूरज का सीक्रेट मिशन सफल हो, ईशा हमेशा उसका साथ दे और रिया बंटी की किस्मत एक बार फिर उन्हें मिलाए, तो नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। और अगर आप ऐसी ही रोज नई और दमदार टीवी सीरियल अपडेट सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाला कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। यहीं से शुरू होने वाला था एक ऐसा त्याग जो इस कहानी का सबसे भावुक अध्याय बनने वाला था। मंडप में अचानक छा गई खामोशी किसी तूफान से कम नहीं थी। कुछ मिनट पहले तक जहां शहनाइयों की मधुर आवाज गूंज रही थी, वहीं अब हर तरफ फुसफुसाहट, हैरानी और बेचैनी फैल चुकी थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अभी अभी क्या हुआ है। एक तरफ पुलिस उस अपराधी दूल्हे को अपने साथ ले जा चुकी थी, तो दूसरी तरफ काव्या बिल्कुल टूट चुकी थी। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या अब उसकी जिंदगी कभी सामान्य हो पाएगी? ताई माँ कांपते हुए काव्या के पास पहुंची और उसे गले से लगा लिया। उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बेटी, भगवान ने तुझे बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया, लेकिन अब समाज क्या कहेगा? लोग तुझे स्वीकार करेंगे भी या नहीं? काव्या चुप थी। उसके पास किसी सवाल का कोई जवाब नहीं था। उधर सूरज लगातार लोगों की बातें सुन रहा था। अब इस लड़की से कौन शादी करेगा? जिसकी शादी मंडप में टूट जाए, उसका रिश्ता दोबारा कहाँ जुड़ता है? बेचारी पूरी जिंदगी अकेली रह जाएगी। हर एक ताना सूरज के दिल में तीर की तरह चुभ रहा था। वह अपनी बहन की आंखों में दोबारा वह दर्द नहीं देख सकता था जो उसने पहले झेला था। उसी पल सूरज ने ऐसा फैसला लिया जिसने वहां मौजूद हर इंसान को हैरान कर दिया। वह भीड़ के बीच गया और सीधे बंटी के सामने खड़ा हो गया। बंटी अभी तक सदमे में था।
उसे लग रहा था कि दादा भाई उसकी बहादुरी की तारीफ करेंगे क्योंकि उसी की वजह से काव्या की जिंदगी बची थी। लेकिन अगले ही पल सूरज ने उसका हाथ पकड़ लिया। बंटी, मेरे साथ चलो। बंटी बिना कुछ समझे उसके पीछे चल पड़ा। कुछ ही सेकंड में सूरज उसे मंडप के बीचों बीच ले आया। फिर उसने बंटी का हाथ पकड़कर काव्या के हाथ में रख दिया। पूरा मंडप स्तब्ध रह गया। बंटी की आंखें फैल गईं। दादा भाई, ये आप क्या कर रहे हैं? सूरज ने गंभीर आवाज में कहा। आज मेरी बहन की शादी हर हाल में होगी और मुझे तुमसे बेहतर लड़का उसके लिए कोई नहीं दिखता। बंटी का दिल जैसे धड़कना ही भूल गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक चेहरा घूम रहा था, रिया। वह रिया से प्यार करता था। दोनों ने साथ जीने मरने के सपने देखे थे। लेकिन दूसरी तरफ वह दादा भाई का एहसान भी कभी नहीं भूल सकता था। जिस इंसान ने उसे सहारा दिया, जिसने उस पर भरोसा किया, आज वही उससे अपनी बहन की जिंदगी मांग रहा था। बंटी पूरी तरह टूट चुका था। उसकी नजर धीरे धीरे भीड़ में खड़ी रिया पर गई। रिया की आंखों में आंसू भरे हुए थे। दोनों की नजरें मिली, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पाया। एक तरफ प्यार था, दूसरी तरफ फर्ज। एक तरफ अपने सपने थे, दूसरी तरफ एक लड़की की पूरी जिंदगी। रिया धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह बंटी के सामने आकर खड़ी हो गई। कुछ पल दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। बंटी की आंखें जैसे पूछ रही थी, क्या करूं? रिया ने कांपते हुए होंठों से मुस्कुराने की कोशिश की। उसने बहुत मुश्किल से अपने आंसू रोके और धीमी आवाज में कहा, अगर आज तुम पीछे हट गए तो काव्या दीदी की जिंदगी बिखर जाएगी। बंटी ने दर्द से कहा, लेकिन हमारा क्या होगा? रिया की आंखों से फिर आंसू निकल पड़े। कुछ प्यार मिलकर पूरे होते हैं और कुछ प्यार बिछड़कर अमर हो जाते हैं। बंटी ने सिर झुका लिया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि सच्चा प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं होता, कभी कभी खोने का भी नाम होता है। रिया ने कांपते हुए अपने हाथों से बंटी का हाथ उठाया और उसे काव्या के हाथ में रख दिया। पूरा परिवार यह दृश्य देखकर भावुक हो गया। ईशा की आंखें भी भर आईं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि प्यार की सबसे बड़ी पहचान त्याग होती है। सूरज भी कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि रिया अपने दिल पर इतना बड़ा पत्थर रख देगी। ताई माँ ने भी आगे बढ़कर रिया के सिर पर हाथ रखा। बेटी, आज तुमने बहुत बड़ा बलिदान दिया है। रिया कुछ नहीं बोली। अगर वह एक शब्द भी बोलती तो शायद खुद को संभाल नहीं पाती। उधर पंडित जी ने दोबारा विवाह की रस्में शुरू कर दी। बंटी हर फेरा भारी कदमों से ले रहा था। उसका हर कदम उसे रिया से दूर ले जा रहा था। दूसरी तरफ रिया दूर खड़ी हर फेरा अपनी आंखों से देख रही थी। हर मंत्र, हर फेरा, हर वचन उसके दिल को थोड़ा थोड़ा तोड़ रहा था। जब 7वां फेरा पूरा हुआ, रिया से अब और नहीं देखा गया। वह चुपचाप वहां से निकल गई। किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हर कोई जानता था आज सबसे ज्यादा दर्द अगर किसी ने सहा है तो वह रिया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होने वाली थी, क्योंकि जिस त्याग को सबने आखिरी फैसला समझ लिया था, असल में वही आने वाले सबसे बड़े तूफान की शुरुआत बनने वाला था। उधर शादी खत्म होते ही दादा भाई के एक पुराने साथी का फोन आया। उसकी आवाज पहले से ज्यादा गंभीर थी। दादा भाई, मामला सिर्फ उस अपराधी दूल्हे तक सीमित नहीं है। सूरज चौंक गया। मतलब जिस गैंग का वह हिस्सा था, उसका सरगना अब खुद मैदान में उतर चुका है। सूरज का चेहरा गंभीर हो गया। उसे एहसास हो चुका था कि उसने अपनी बहन की शादी तो बचा ली, लेकिन अब एक ऐसी लड़ाई शुरू होने वाली है जिसमें सिर्फ रिश्ते ही नहीं बल्कि कई जिंदगियां दांव पर लगने वाली हैं। काव्या की शादी तो आखिरकार पूरी हो गई, लेकिन उस शादी के बाद घर में पहले जैसी खुशियां नहीं रही। हर कोई मुस्कुरा जरूर रहा था, लेकिन उन मुस्कानों के पीछे कई अनकहे दर्द छिपे हुए थे। सबसे ज्यादा खामोश अगर कोई था तो वह रिया थी। वह पूरे दिन अपने कमरे में बंद रहने लगी। पहले जो लड़की छोटी छोटी बातों पर हंस देती थी, अब उसकी आंखों की चमक कहीं खो चुकी थी। ईशा कई बार उसके पास गई, लेकिन रिया हर बार यही कह देती, मैं ठीक हूँ भाभी, बस थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। ईशा समझ रही थी कि यह सिर्फ आराम नहीं बल्कि टूटे हुए दिल की खामोशी थी। उधर बंटी भी बदल चुका था। वह पहले की तरह दादा भाई के साथ हंसकर बातें नहीं करता था। हर काम करता, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक अपराध बोध दिखाई देता। उसे लगता था कि उसने रिया के साथ अन्याय किया है, जबकि सच ये था कि वह खुद भी हालात का शिकार बना था। लेकिन सूरज इन सब भावनाओं में उलझने का वक्त नहीं निकाल पा रहा था। उसके पास लगातार एक के बाद एक गुप्त सूचनाएं आ रही थी। जिस अपराधी की शादी काव्या से होने वाली थी, वह तो सिर्फ एक मोहरा था। असल खेल उसके पीछे बैठे लोगों का था। रात के करीब 11 बजे सूरज के फोन पर एक एन्क्रिप्टेड मैसेज आया। लोकेशन बदल गई है, मीटिंग 30 मिनट में। सूरज बिना किसी को बताए घर से निकल गया। उसने अपनी गाड़ी भी नहीं ली। गलियों से होता हुआ वह शहर के पुराने गोदाम इलाके में पहुंचा। वहां पहले से एक काली एसयूवी खड़ी थी। जैसे ही सूरज अंदर गया, सामने पुलिस कमिश्नर खड़े थे। दोनों ने बिना औपचारिकता के सीधे काम की बात शुरू की। कमिश्नर ने टेबल पर एक फाइल रखी। सूरज, हमने उस गैंग के कई लोगों को पकड़ लिया है, लेकिन उनका असली सरगना अब भी आजाद है। सूरज ने फाइल खोली। उसमें कई बड़े व्यापारियों, नेताओं और अपराधियों की तस्वीरें थीं। कमिश्नर बोले, ये लोग बाहर से समाज सेवी बनते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर पूरे शहर का अपराध चला रहे हैं। सूरज ने गंभीर आवाज में पूछा, अब अगला कदम? कमिश्नर ने कहा,
अब तुम्हें उनके और करीब जाना होगा। जितना बड़ा खतरा होगा उतनी बड़ी जीत मिलेगी। सूरज बिना डरे बोला, मैं तैयार हूँ। दोनों ने हाथ मिलाया। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कोई तीसरा इंसान भी वहां मौजूद था। गोदाम के बाहर अपनी सरकारी गाड़ी रोककर ईशा एक दूसरे केस की जांच के लिए आई थी। उसे अंदर से आवाजें सुनाई दी। जैसे ही उसने खिड़की से झांक कर देखा, उसकी सांसें थम गईं। उसने अपनी आंखों से वह दृश्य देखा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जिस दादा भाई को पुलिस सालों से पकड़ने की कोशिश कर रही थी, वही दादा भाई पुलिस कमिश्नर के साथ खड़ा था। दोनों एक दूसरे से सम्मान के साथ हाथ मिला रहे थे। ईशा के दिमाग में जैसे विस्फोट हो गया। ये कैसे हो सकता है? अगर सूरज अपराधी है तो कमिश्नर उसके साथ क्यों है? और अगर कमिश्नर उसके साथ है तो फिर दादा भाई आखिर है कौन? सैकड़ों सवाल उसके मन में घूमने लगे। मीटिंग खत्म हुई। कमिश्नर दूसरी तरफ से निकल गए। सूरज जैसे ही बाहर आया, ईशा सामने खड़ी थी। सूरज कुछ पल के लिए उब गया। उसे समझ आ गया, आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ईशा ने गुस्से से पूछा, अब सच बताओ सूरज। सूरज चुप रहा। ईशा फिर बोली, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम कमिश्नर के साथ क्या कर रहे थे? सूरज ने बात टालनी चाहिए। आपने शायद गलत समझा है। ईशा इस बार और गुस्से में आ गई। अब झूठ मत बोलो। एक तरफ पूरी पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है, दूसरी तरफ पुलिस कमिश्नर तुम्हारे साथ गुप्त मीटिंग कर रहे हैं। आखिर सच्चाई क्या है? कुछ सेकंड तक दोनों के बीच खामोशी छाई रही। सूरज ने गहरी सांस ली। उसे महसूस हो गया था, अब यह राज ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। वह ईशा को लेकर गोदाम के अंदर वापस गया। दरवाजा बंद किया। चारों तरफ देखा कि कोई सुन तो नहीं रहा। फिर धीमी आवाज में बोला, जो मैं बताने जा रहा हूं, अगर यह बात बाहर गई तो सिर्फ मेरा नहीं, पूरे मिशन का अंत हो जाएगा। ईशा बिना कुछ बोले उसे देखती रही। सूरज ने कहना शुरू किया, मैंने आईएएस की नौकरी इसलिए नहीं छोड़ी क्योंकि मुझे सत्ता चाहिए थी, बल्कि इसलिए छोड़ी क्योंकि कानून की सीमाएं मुझे अपराधियों तक पहुंचने नहीं दे रही थी। ईशा ध्यान से सुन रही थी। जब मेरे पिता पर हमला हुआ, जब आरव मारा गया, तब मुझे समझ आ गया कि अपराधी कानून से नहीं डरते, क्योंकि कानून के अंदर बैठे कुछ लोग ही उनके साथी हैं। सूरज की आंखें भर आईं। उसी समय सरकार ने मुझे एक गुप्त मिशन दिया। मैंने अपनी असली पहचान छिपा दी। दुनिया के लिए मैं दादा भाई बन गया, लेकिन सच यह है कि मैं आज भी देश के लिए काम कर रहा हूँ। ईशा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे पहली बार एहसास हुआ, जिस आदमी को वह अपराधी समझती रही, वह तो अपराधियों के बीच रहकर उन्हें खत्म कर रहा था। सूरज ने आगे कहा, हर बार जब तुम मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश करती थी, मैं चाहता था कि तुम्हें सच बता दूं, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया होता तो मेरा मिशन उसी दिन खत्म हो जाता। ईशा की आंखों से आंसू बह निकले। उसे अपने हर आरोप, हर गलतफहमी और हर नफरत पर पछतावा होने लगा। धीरे धीरे वह सूरज के पास आई। उसने कांपते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। सूरज हल्का सा मुस्कुराया, गलती आपकी नहीं थी। मिशन की पहली शर्त ही यही थी कि कोई भी सच नहीं जान सकता। फिर उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। लेकिन अब आपको एक वादा करना होगा। ईशा ने बिना सोचे कहा, कैसा वादा? सूरज बोला, आज के बाद दुनिया के सामने आप वही ईशा रहेंगी जो दादा भाई से नफरत करती है। अगर अपराधियों को जरा भी शक हो गया कि आप सच्चाई जान चुकी हैं, तो सबसे पहले निशाना आप बनेंगी। ईशा ने बिना एक पल गंवाए अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैं वादा करती हूँ, तुम्हारा राज मेरे साथ ही रहेगा। दोनों ने हाथ मिलाया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उसी गोदाम की टूटी हुई खिड़की के पीछे एक साया खड़ा उनकी पूरी बातचीत सुन चुका था। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और किसी अनजान शख्स से सिर्फ एक लाइन कही, दादा भाई का असली चेहरा अब हमारे सामने है, अब खेल और भी खतरनाक होगा। यहीं से शुरू होने वाली थी सूरज की जिंदगी की सबसे बड़ी जंग। सूरज और ईशा को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि गोदाम में हुई उनकी वह गुप्त मुलाकात अब सिर्फ एक राज नहीं रह गई है। टूटी हुई खिड़की के पीछे छिपा वह आदमी उनकी हर बात सुन चुका था। उसने सिर्फ कुछ मिनटों में यह खबर उस शख्स तक पहुंचा दी जो सालों से दादा भाई की असली पहचान जानने के लिए बेताब था। दूसरी तरफ सूरज और ईशा घर लौट आए। रास्ते भर दोनों के बीच ज्यादा बातचीत नहीं हुई, लेकिन दोनों जानते थे कि अब उनके रिश्ते में सब कुछ बदल चुका है। अब ईशा के सामने दादा भाई नहीं, बल्कि देश के लिए अपनी पहचान तक कुर्बान कर देने वाला एक जांबाज अधिकारी था। घर पहुंचते ही ताई माँ ने मुस्कुराते हुए पूछा, इतनी देर कहाँ रह गए तुम दोनों? ईशा ने तुरंत अपने चेहरे पर मुस्कान ला ली। एक केस की जांच में फंस गए थे ताई माँ। सूरज भी बिना कुछ बोले अपने कमरे की तरफ चला गया, लेकिन जैसे ही वह कमरे में पहुंचा, उसका सीक्रेट फोन बज उठा। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तुम्हारी पहचान खतरे में है, सावधान रहो। मैसेज पढ़ते ही सूरज समझ गया कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक हो चुकी है। उधर शहर के बाहरी इलाके में बने एक आलीशान फार्म हाउस के अंदर कुछ लोग एक गोल मेज के चारों तरफ बैठे थे। कमरे में धुआं फैला हुआ था। सभी की निगाहें सामने बैठे उस आदमी पर थी जिसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। वही इस पूरे अपराध साम्राज्य का असली सरगना था। उसने धीरे से पूछा, क्या खबर है? उसका आदमी बोला, दादा भाई कोई गुंडा नहीं है, वह सरकार का आदमी है। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड बाद उस सरगना की जोरदार हंसी गूंज उठी।
आखिरकार इतने सालों बाद उसका सबसे बड़ा राज हमारे हाथ लग ही गया। एक आदमी बोला, क्या उसे खत्म कर दे? सरगना ने सिर हिलाया। नहीं, अगर दादा भाई मर गया तो सरकार दूसरा आदमी भेज देगी, लेकिन अगर उसके सबसे करीब के लोगों को खत्म किया जाए तो वह खुद टूट जाएगा। इतना कहकर उसने मेज पर रखी एक तस्वीर उठाई। वह तस्वीर थी ईशा की। सरगना मुस्कुराया। पहला निशाना यही होगी। दूसरे दिन सुबह सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। प्रिया चुपचाप मंदिर में बैठी थी। बंटी दूर खड़ा उसे देख रहा था, लेकिन दोनों के बीच अब पहले जैसा रिश्ता नहीं रहा था। दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते थे, लेकिन हालात ने दोनों को अलग कर दिया था। उधर काव्या नई जिंदगी की शुरुआत करने की कोशिश कर रही थी। सूरज उसे खुश देखकर संतुष्ट था, लेकिन उसके मन में लगातार वही मैसेज घूम रहा था, तुम्हारी पहचान खतरे में है। उसने अपने दो सबसे भरोसेमंद लोगों को बुलाया। आज से घर की सुरक्षा दोगुनी कर दो, हर आने जाने वाले पर नजर रखो, और सबसे जरूरी, ईशा जी कभी अकेली बाहर नहीं जाएंगी। उन लोगों ने बिना सवाल किए हामी भर दी, लेकिन ईशा को यह सब पसंद नहीं आया। मैं खुद आईपीएस ऑफिसर हूँ, मुझे सुरक्षा की जरूरत नहीं है, सूरज ने शांत आवाज में कहा। यह आदेश नहीं, एक पति की चिंता है। ईशा कुछ नहीं बोली। उसे पहली बार महसूस हुआ कि सूरज हर पल उसे बचाने की कोशिश करता रहा, बस कभी कह नहीं पाया। इसी बीच पुलिस मुख्यालय से ईशा के पास एक जरूरी कॉल आया। उसे शहर से बाहर एक पुराने गोदाम में छापा मारने जाना था। नई टीम तैयार हो चुकी थी। ईशा तुरंत निकलने लगी। सूरज ने उसे रोकते हुए कहा, आज मत जाइए। ईशा ने हैरानी से पूछा, क्यों? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ईशा मुस्कुराई। अब तुम्हें मेरी चिंता होने लगी। सूरज ने गंभीर होकर जवाब दिया, पहले भी थी, बस बता नहीं सकता था। ईशा ने उसका हाथ हल्के से दबाया। मैं जल्दी लौट आऊंगी। सूरज ने अपने दो आदमियों को चुपचाप उसके पीछे भेज दिया। उसे किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था। उधर ईशा अपनी टीम के साथ गोदाम पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा था, ना कोई आवाज, ना कोई हलचल। टीम धीरे धीरे अंदर बढ़ी। अचानक ऊपर लगी लोहे की भारी चेन टूटकर नीचे गिरी। एक पुलिसकर्मी बाल बाल बचा। ईशा समझ गई, ये कोई सामान्य जगह नहीं है। उसने तुरंत अपनी पिस्टल निकाल ली। तभी चारों तरफ से गोलियों की आवाज गूंज उठी। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। पूरी टीम पर हमला हो चुका था। ईशा ने जवाबी फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन हमलावरों की संख्या बहुत ज्यादा थी। कुछ ही मिनटों में पुलिस की गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। रेडियो भी बंद हो चुका था। ईशा पूरी तरह घिर चुकी थी। उसी समय हमलावरों का सरदार सामने आया। वह हंसते हुए बोला, हमें दादा भाई नहीं चाहिए, हमें सिर्फ तुम चाहिए। ईशा चौंक गई। मैं? वह आदमी बोला, तुम्हें खत्म करेंगे तो दादा भाई खुद हमारे सामने घुटनों पर आ जाएगा। उसी पल ईशा को समझ आ गया, यह हमला पुलिस पर नहीं, सीधे सूरज पर किया गया है। लेकिन हमलावरों को यह नहीं पता था कि उनसे कुछ ही किलोमीटर दूर सूरज को भी इस जाल की खबर मिल चुकी थी। उसने बिना एक पल गंवाए अपनी गाड़ी स्टार्ट की। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, हर कीमत पर ईशा को बचाना। लेकिन इस बार दुश्मन ने ऐसा जाल बिछाया था जहां से जिंदा लौटना शायद नामुमकिन था। गोदाम के अंदर चारों तरफ गोलियों की आवाज गूंज रही थी। ईशा और उसकी पूरी पुलिस टीम चारों ओर से घिर चुकी थी। हर तरफ धूल का गुबार उड़ रहा था और दुश्मनों की हंसी ये साफ बता रही थी कि उन्होंने इस हमले की पूरी तैयारी पहले से कर रखी थी। ईशा ने दीवार की आड़ लेकर जवाबी फायरिंग की, लेकिन सामने मौजूद अपराधियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। कुछ ही मिनटों में उसकी टीम के कई जवान घायल हो चुके थे। हमलावरों का सरदार मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। आईपीएस मैडम, आज कोई आपको बचाने नहीं आएगा। आज दादा भाई भी हमारी चाल नहीं समझ पाएगा। ईशा ने बिना डरे अपनी पिस्टल उसकी तरफ तान दी। जब तक मेरी सांस चल रही है, तुम लोगों का एक भी प्लान सफल नहीं होगा। सरदार जोर से हंस पड़ा। तुम्हारी बहादुरी काबिले तारीफ है, लेकिन आज बहादुरी नहीं, किस्मत चलेगी। इतना कहते ही उसने अपने आदमियों को इशारा कर दिया। 10 से ज्यादा हथियारबंद गुंडे एक साथ ईशा की तरफ बढ़ने लगे। उसी पल गोदाम के बाहर अचानक कई गाड़ियों के ब्रेक लगने की आवाज सुनाई दी। पूरा इलाका जैसे कांप उठा। सभी गुंडों की नजर बाहर की तरफ चली गई। अगले ही पल गोदाम का भारी लोहे का दरवाजा जोरदार धमाके के साथ टूटकर अंदर गिर पड़ा। धूल का बादल पूरे हॉल में फैल गया और उसी धूल के बीच से एक शख्स धीरे धीरे अंदर आता दिखाई दिया। काले कपड़े, चेहरे पर वही रौब, आंखों में गुस्सा और हाथ में लोहे की रॉड। दादा भाई। उसे देखते ही कई गुंडों के चेहरे का रंग उड़ गया। सरदार भी कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। सूरज ने एक नजर ईशा की तरफ देखा। वह सुरक्षित थी। बस यही देखकर उसके चेहरे पर हल्की राहत आई। फिर उसने बिना कुछ बोले सामने खड़े पहले गुंडे को एक ही वार में जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद तो पूरा गोदाम युद्ध का मैदान बन गया। दादा भाई किसी तूफान की तरह दुश्मनों पर टूट पड़ा। एक एक करके गुंडे जमीन पर गिरने लगे। कोई उसके सामने टिक ही नहीं पा रहा था। ईशा पहली बार अपनी आंखों से वह रूप देख रही थी जिसके बारे में उसने सिर्फ लोगों से सुना था। अब उसे समझ आने लगा था कि आखिर पूरा इंदौर दादा भाई का नाम सम्मान से क्यों लेता है। कुछ मिनटों बाद सरदार ने पीछे हटते हुए अपने लोगों से कहा, गोली चलाओ, इसे जिंदा मत छोड़ना। चारों तरफ से गोलियां चलने लगी।
सूरज ने तुरंत ईशा को अपनी तरफ खींच लिया। एक गोली उसके कंधे को छूते हुए निकल गई। खून बहने लगा, लेकिन उसने दर्द की तरफ ध्यान तक नहीं दिया। उसकी नजर सिर्फ ईशा पर थी। आप ठीक है? ईशा की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हें गोली लग गई है। सूरज मुस्कुराया। जब तक आपको कुछ नहीं हुआ तब तक मैं ठीक हूँ। इतने में दादा भाई के बाकी साथी भी वहां पहुंच गए। कुछ ही मिनटों में पूरा गोदाम अपराधियों से खाली हो चुका था, लेकिन हमले का सरदार भागने में कामयाब हो गया। भागते भागते उसने पीछे मुड़कर सिर्फ एक बात कही, आज बच गए दादा भाई, लेकिन अगली बार तुम्हारा सबसे बड़ा राज पूरे शहर के सामने होगा। ये सुनकर सूरज समझ गया, अब दुश्मन सिर्फ हमला नहीं करेगा, अब वह उसकी पहचान उजागर करने की कोशिश करेगा। उधर ईशा चुपचाप सूरज के घायल कंधे पर पट्टी बांध रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। धीरे से उसने कहा, आज अगर तुम नहीं आते तो शायद मैं जिंदा नहीं बचती। सूरज मुस्कुराया, मैंने आपसे वादा किया था, जब तक मैं हूं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। ईशा पहली बार बिना किसी झिझक के सूरज को देख रही थी। आज उसे दादा भाई नहीं, अपना वही पुराना ईमानदार सूरज दिखाई दे रहा था। लेकिन दोनों को नहीं पता था कि असली खेल अभी शुरू हुआ है, क्योंकि दुश्मन अब सीधे हमला नहीं करेगा, बल्कि दादा भाई की पूरी दुनिया उजाड़ने की तैयारी कर चुका था। रिया का टूटा हुआ दिल, बंटी का अधूरा प्यार, काव्या की नई जिंदगी और सूरज का गुप्त मिशन। अब ये चारों एक ऐसे तूफान में फंसने वाले थे जहां हर रिश्ते की अग्नि परीक्षा होगी। क्या सूरज अपना सीक्रेट मिशन बचा पाएगा? क्या ईशा दुनिया से यह राज छिपा पाएगी? क्या रिया और बंटी की किस्मत दोबारा उन्हें मिलाएगी, या फिर एक नई साजिश सब कुछ हमेशा के लिए बदल देगी? इन सभी सवालों के जवाब कहानी के अगले भाग में मिलने वाले हैं। रिया, एक गोली उसके कंधे को छूते हुए निकल गई। खून बहने लगा, लेकिन उसने दर्द की तरफ ध्यान तक नहीं दिया। उसकी नजर सिर्फ ईशा पर थी। आप ठीक है? ईशा की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हें गोली लग गई है। सूरज मुस्कुराया, जब तक आपको कुछ नहीं हुआ तब तक मैं ठीक हूँ। इतने में दादा भाई के बाकी साथी भी वहां पहुंच गए। कुछ ही मिनटों में पूरा गोदाम अपराधियों से खाली हो चुका था, लेकिन हमले का सरदार भागने में कामयाब हो गया। भागते भागते उसने पीछे मुड़कर सिर्फ एक बात कही, आज बच गए दादा भाई, लेकिन अगली बार तुम्हारा सबसे बड़ा राज पूरे शहर के सामने होगा। ये सुनकर सूरज समझ गया, अब दुश्मन सिर्फ हमला नहीं करेगा, अब वह उसकी पहचान उजागर करने की कोशिश करेगा। उधर ईशा चुपचाप सूरज के घायल कंधे पर पट्टी बांध रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। धीरे से उसने कहा, आज अगर तुम नहीं आते तो शायद मैं जिंदा नहीं बचती। सूरज मुस्कुराया, मैंने आपसे वादा किया था, जब तक मैं हूं आपको कुछ नहीं होने दूंगा।